Hello, dear students. In SST, we are discussing history first chapter of French Revolution, and in this chapter, we have discussed some topic like beginning of French Revolution, political cause, social cause, economics cause. So these causes we have discussed regarding to the French Revolution, as well as we have discussed how the middle class peoples play the important role in this French Revolution, as well as we have complete discussion about the outbreak of the revolution. So many topics are we have discussed how the France became constitutional monarchy. हमने यहाँ तक पूरी डिस्कस कर लिया है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम किस तरीके से आती है। उसमें होता क्या है कि लुइस 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया, उस पर साइन कर दिया और उसकी हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए अपनी परमिशन दे दी। इसके बाद आगे क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस किया था, लाइक पॉलिटिकल सिंबल किस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लोगों के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म बढ़ा रहे थे, या लोगों के अंदर कैसे एक यूनिटी किस तरीके से ला रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग अगली टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो है फ्रांस एबलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कि अभी तक हमने देखा कि फ्रांस में क्या सिस्टम था। सबसे पहले मोनार्की सिस्टम को हटाया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई और एक मोनार्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लगा दिया, तो उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। अब यहाँ पे अगला ये कहा गया कि नहीं, हमें मोनार्क नहीं चाहिए, क्योंकि वो डायनेस्टी बेस्ड चल रहा था, वंश के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो लोगों ने इसको अपोज किया और इसको एबलाइज करने की मांग की। तो इसमें हम देखें, भले ही घटना अगर हम देखें कि जो फ्रांस के किंग थे लुइस 16, वे कॉन्स्टिट्यूशन को तो एक्सेप्ट किए, लेकिन वह प्रसा के किंग से बहुत अच्छी खासी उनकी बातचीत चल रही थी। वह दोबारा से मोनार्कल सिस्टम रिस्टोर करने की सिस्टम में आने की कोशिश करने में लगे थे। ऐसे में नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में एक वोटिंग की कि क्या हमें प्रशा और राष्ट्रीय के साथ वार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे उस वोटिंग के थ्रू प्रशा और राष्ट्रीय के अगेंस्ट वार को डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद होता क्या है, तो इस तरीके से हम देखें तो वहाँ पर ये एक वार के अगेंस्ट, यानी जो वार था जो चल रहा प्रशा और के अगेंस्ट वार करना है कि नहीं करना है, इसके लिए लोग जो है आपस में डिस्कस किए, वोटिंग किए। लेकिन इसमें जो मेन पीपल्स थी जो इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल दिए थे, आगे के सिस्टम को आगे बढ़ाने में जो हेल्प किए थे, वह था 1791 होना चाहिए। So here the misprinting is here. So 1971 टाइपिंग मिस्टेक इज हियर, तो इसको आप 1791 आप लोग करेंगे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अगर हम देखें तो पॉलिटिकल राइट सिर्फ और सिर्फ रिच मैन को दी गई थी। इस वजह से बहुत सारे एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में पीपल्स थे जो इसके अगेंस्ट चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारी भी पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हम भी तो उसी सोसाइटी के पार्ट हैं। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए। ऐसे जो बहुत ही लोअर क्लास से थे लेकिन फाइनेंशियली थोड़ी बहुत अच्छी इनकम कर लेते थे, जैसे इसमें शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स, प्रिंट आपके जो पेंटर्स थे, जो सर्वेंट्स वगैरह थे जो डेली वेजेस पे वर्क कर रहे थे। ऐसे लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिया, और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लब का नाम आता है वह था जैकोबिन्स। तो हम थोड़ी सी के बारे में बात करें कि जैकोबिन्स वर द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि ये ऐसे ही सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छी कंडीशन में नहीं थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे।
एक नॉर्मल अपनी जीवन यापन करने वाले पीपल थे। तो इसमें एक बताया गया कि दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, पेंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। तो इनमें जैकोबिन्स जो क्लब था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, आर्टिसन मतलब शिल्पकार जो कुछ चीज़ें बनाते हो, तो इसमें कुछ एग्जांपल लिया गया है। शू मेकर्स जूते बनाने वाले लोग, पेस्ट्री कुक्स, फिर वॉच बनाने वाले पीपल्स, पेंटर्स थे, सर्वेंट्स वगैरह थे, डेली वेज वर्कर्स थे। ऐसे लोग इस जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करते थे और उन्हीं के द्वारा ये जैकोबिन उस समय बनाया गया था। और इनकी मेन डिमांड यही थी कि जो नॉर्मल लेवल के पीपल्स हैं उनको भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाएं। तो ऐसे में जैकोबिन रिवॉल्ट होता है 1792 में। और इन्होंने क्या किया, टॉलरीज का जो पैलेस था उसको उन्होंने पूरी तरीके से स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म मतलब वहाँ पे उस पर बमबारी कर दी, उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। एंड नेशनल असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और उसके बाद नेशनल असेंबली ने ये कहा कि जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, लुइस 16 के जो जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी को क्या किया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। और फिर 21 सितंबर 1792 में उन्होंने क्या किया, एक असेंबली बनाई लोगों के द्वारा। और इस असेंबली में वोटिंग राइट हर एक लोगों को दी गई थी। वुमेन्स इसमें नहीं आई थी अभी तक। तो वुमेन्स को छोड़ करके जो भी 21 ईयर से एबव जितने भी मेन थे उन लोगों को क्या किया गया, वोटिंग राइट्स डिक्लेयर किया गया और उन लोगों के द्वारा इलेक्ट करके पीपल्स को उस वहाँ पे भेजा गया नेशनल असेंबली में। और वहाँ पर जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसी को नाम दिया गया था कन्वेंशन। तो ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये जो इस फिगर में बताया गया है कि ये एक नेशनल असेंबली थी जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स गए हुए थे, यहाँ पे वोटिंग वगैरह की गई थी। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन कहा गया। तो सिंपल शब्दों में कहा था एक नेशनल असेंबली जो थी फ्रांस को, उसी को कन्वेंशन कहा गया था। सो लेट वी डिस्कस। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एब्लिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। कि उन्होंने मोनार्की सिस्टम 21 सितंबर 1792 को मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म कर दिया फ्रांस से और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पे डिक्लेयर किया गया। All men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। कि जितने भी मेन थे जो 21 ईयर्स या इससे अबव थे उन लोगों को वोटिंग राइट दी गई। उनमें ये नहीं ध्यान दिया गया कि उनके पास वेल्थ यानी मनी या प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये एक कन्वेंशन बनाई गई थी। इसके बाद हुआ क्या था कि पहली चीज़ तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि लुइस 16 का क्या हुआ। इतना सब होने के बाद से लुइस 16 को हैंग कर दिया गया और कुछ समय बाद उनकी जो वाइफ थी उनको भी हैंग किया गया था। तो इस तरीके से मोनार्कियल सिस्टम पूरी तरीके से वहाँ से ख़त्म हो जाती है और फ्रांस को रिपब्लिक के तौर पर डिक्लेयर किया गया। अब आगे देखते हैं कि जब अब जैकोबिन क्लब जो पॉलिटिकल क्लब था, जो जैकोबिन क्लब था, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और किस बेस पे ये आगे के पॉलिटिकल सिस्टम के फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करता है। तो यहाँ से हम देखें कि 1792 तक तो क्या हुआ, फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया गया। इसके बाद 1793 से लेकर के 1794 लगभग 1 ईयर का जो समय था ये बहुत ही फ्रांस के हिस्ट्री का बहुत कहा जाए तो बहुत ही टेरर रूप में था। टेरर का मतलब बहुत ही आतंकवाद, बहुत ही आतंकी था, लोग बहुत डरे हुए थे। अब ऐसा क्या था इस सिचुएशन में, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी को वही टॉपिक दी गई है
रेन ऑफ टेरर। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Robespierre's government issues laws placing a maximum ceiling on wages and prices. So let me discuss क्या है ये। साथ ही साथ ये एक फिगर आप देख सकते हैं, रॉबेस्पियरे, या इनका पूरा नाम है मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे। ये जैकोबिन क्लब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था और ये जो है फ्रांस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये क्या किया, इसने फ्रांस की जो अपनी भी पॉलिसीज़ थी पॉलिटिकल लेवल पे, उसको उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया और एक पनिशमेंट का तरीका ढूंढा जिसको कहा गया गुलेटिन। आप ये देख सकते हैं गुलेटिन। तो ये गुलेटिन एक डिवाइस थी जिसके थ्रू लोगों को मारा जाता था। आप बीच में देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिख रही है आप लोगों को, यहीं पे लोगों को जो है गुलेटाइन किया जाता था, उनको मार डाला था, उनका सिर काट दिया जाता था। सो लेट मी डिस्कस कि रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। कि रॉबेस्पियरे का जो गवर्नमेंट था, यानी इनको जो सामने लाया गया था, तो रॉबेस्पियरे ने जो इतने समय तक जितना काम किया उसमें उन्हें बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए थे जिसमें उन्होंने वेजेस पे, प्राइसेस पे मैक्सिमम सीलिंग का लॉ उन्होंने बना दिया था। मीट एंड ब्रेड वर रासन्ड, कि मीट और ब्रेड को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और यहाँ पर इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा मान्य दिया गया कि हर एक पीपल्स वहाँ पे क्या है, इक्वल है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि इनको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, जब यहाँ पे हर चीज़ें बेहतर थी तो रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, क्योंकि रॉबेस्पियरे जो थे, ये पनिशमेंट का जो सिस्टम था इनका, ये छोटी छोटी बातों पे उनको गुलेटिन कर दिया करते थे। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था। तो ये जो 3 years थे, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे पीपल्स को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब दिखा, थोड़ा सा भी अगेंस्ट हुआ, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसे एक्ट कर दिए, तो वहाँ पे तुरंत उनको बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बातचीत के उनको गुलेटिन कर दिया गया था। तो इसलिए इसको रेन ऑफ टेरर इसी वजह से कहा गया था कि यहाँ का जो रॉबेस्पियरे का पनिशमेंट सिस्टम की वजह से इसको ये नाम दिया गया था। आगे हम देखेंगे द डायरेक्टरी रोल्स फ्रांस। कि अब हम देखिए एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं कि पहले मोनार्की सिस्टम फ्रांस में आया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आया, इसके बाद नेशनल असेंबली के द्वारा क्या किया गया, मोनार्की सिस्टम को हटाकर रिपब्लिक बनाया गया, और फिर रिपब्लिक के बाद हमारा क्या आया, रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट आई। अब इसके बाद हमारे फ्रांस में क्या देखने को मिलता है, डायरेक्टरी रोल्स। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टरी रोल्स क्या था। यहाँ पर भी वही जैकोबिन क्लब्स आएंगे। तो अब ध्यान से देखें कि आपका जो ये रॉबेस्पियरे की जो गवर्नमेंट बहुत सक्सेस थी नहीं, उसने पूरी फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर बना दिया था। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट, यानी जो रॉबेस्पियरे की जो गवर्नमेंट थी, वह क्या हुई, फॉल हो गई, गिर गई, गवर्नमेंट वहाँ से हट गई। और इसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल्स थे, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। कि द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। कि जैकोबिन गवर्नमेंट की जो फॉल थी, उसने मिडिल क्लास पीपल्स को अपनी पावर को, यानी जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, जिनके पास पैसे वगैरह बहुत अच्छे थे, प्रॉपर्टीज अच्छी होती थी, तो रिच पीपल्स या रिच मिडिल क्लास पीपल्स की पावर को इंक्रीज करने में सहायता की। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज अपॉइंटेड आर डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members। कि अब यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में लाया गया जिसने
लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए दो तरीके का इलेक्टेड किया गया, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था डायरेक्टरी और एक हमारी एग्जीक्यूटिव थी। तो इसमें जो क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव था वो 5 मेंबर्स का बनाया गया था। सॉरी, आपका जो डायरेक्टरी था, एक तो हमारी एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रही थी, अब यहाँ पे एक नया चीज़ सामने ला दिया गया, डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर्स को भेजा जाता था और यही लोग डायरेक्ट करते थे नेशनल असेंबली में, अपनी बातों को रखा करते थे। However, the directors often clashed with the legislative council when they sought to dismiss them. तो अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स वगैरह जो यहाँ पे डायरेक्टरी में भेजे जाती थी, 5 मेंबर्स की जो डायरेक्टरी बनाई गई थी, वहाँ पे डायरेक्टर्स हमेशा ही कैसे थे कि अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थोड़ा सा भी अगेंस्ट होते थे या कहीं पे थोड़ा सा भी डिसमिसिंग होती थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको क्या करती थी, डिसमिस कर देती थी। तो इस तरीके से हम देखें तो जो डायरेक्टरी सिस्टम बनाया गया, इसमें क्या था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे मान लेते हैं कि बार बार कोई हमारा पीएम बना, हम 3 महीने बाद उसको हटा दिए, फिर हमने नया पर्सन हमने इलेक्ट किया, उसको बनाया गया, फिर कुछ समय बाद हम उसको हटा दें। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो पॉलिटिकल वर्क है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो वर्क होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, हम सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें फ्रांस में दिखाई पड़ती है। सो रॉबेस्पियरी गवर्नमेंट, या हम कहें कि जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद हमारा डायरेक्टरी रूल फ्रांस में लाया गया, लेकिन ये भी क्या हुआ, वहाँ पे अनसक्सेस होता है। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट पॉइंट इन कि द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। कि अब इस तरीके की जो बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसकी वजह से इसने एक मिलिट्री डिक्टेटर को सामने लाने में हेल्प करती है, और उस मिलिट्री डिक्टेटर का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। सो जैकोबिन गवर्नमेंट हमारी फॉल होती है, फिर डायरेक्टरी रूल अप्लाई होता है, लेकिन डायरेक्टरी रूल भी हमारी सक्सेस नहीं होती है, और उसने क्या किया कि एक डिक्टेटर को सामने लाकर रख देती है, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो हम नेपोलियन बोनापार्ट पे जाएं, उससे पहले हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसमें हमको जानना ज़रूरी क्या है, वुमेन्स रिवॉल्यूशन। ये क्या वुमेन्स का भी कोई रिवॉल्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? रिवॉल्यूशनरी जो वुमेन्स थी उनकी लाइफ कैसी थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्लेवरी सिस्टम जो फ्रांस में था वो कैसा था, और उसके बाद हमें देखें कि रिवॉल्यूशन में एवरीडे लाइफ हमारी किस तरीके से चल रही थी, और उसके बाद लास्ट में हमारी जो डिस्कस करने वाली टॉपिक होगी राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। So on next all these points we will discuss in next video. Thanks to everyone.